कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर सुने। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। उमल जी देखिए, तो वो उसका हाथ थामते हुए कुछ इशारा की तो अरण्य ने गहरी सांस भरकर उसकी गर्दन से नीचे देखा। लेफ्ट साइड उसके चेस्ट के अपर साइड हार्ट की तरफ टैटू बना हुआ था, जिस पर अरण्या लिखा हुआ था और उसके आगे एक छोटा सा दिल बना हुआ था। अरण्य ने अपने हाथ से जैसे ही वो टच किया, एक सिसकारी सी भरी आर्या ने, और वो दर्द अरण्य की आंखों में भी दिखा। अरण्य ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए। आर्या, ये सब क्या है बेटू? क्या ज़रूरत थी इसकी? कितना दर्द हुआ होगा आपको? और आपने ये कराने से पहले एक भी बार हमसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा? वो परेशानी और फिक्र से बोला। आपसे जुड़ी कोई चीज़ दर्द नहीं देती, और देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है आपका नाम मुझसे मिलकर। आर्या नहीं, अब से आपकी अरण्या, वो मुस्कुराकर बोली तो अरण्य ने उस जगह को हल्के हाथों से सहलाया और फिर अपने होठ वहाँ पर रख दिए। एक हाथ आर्या की कमर में लिपटा हुआ था उसका। आर्या की सांसें तो बस रुक सी जाती थी उसकी करीबी से। आप जिंदगी हैं हमारी, हमारी दुनिया। आपको जो पसंद है वो कर सकती हैं, लेकिन इतनी तकलीफ़ सहने का कोई हक नहीं था आपका। आपको छोटी सी चोट आती है तो इतनी प्रॉब्लम होती है हमें, और आपने ये टैटू करवाया, दर्द हो रहा है अभी भी? कुछ पल बाद वो उसका चेहरा थामते हुए बोला, हो रहा था, पर आपने मेडिसिन लगा दी तो ठीक हो गया। वो शरारत से बोली ही थी कि अरण्य का फ़ोन बजने लगा था। अब उसने घड़ी की तरफ ध्यान दिया। 9:30 बज रहे थे। उसे काफ़ी लेट हो गया था। उसने आर्या को छोड़ा और कॉल रिसीव की। आ रहा हूँ, बस 10 मिनट के लिए तुम संभाल लो। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, तब अरण्य ने कहते हुए कॉल कट कर दी। हम जाते हैं, आप अपना ख्याल रखना, और अगर दर्द हो रहा हो तो हम मेडिसिन ले आएंगे। वो उसके गाल से हाथ लगाकर बोला तो आर्या ने इनकार में सिर हिलाया और अपने होठों का पाउट बनाकर उसे देखने लगी। अरण्य उसकी शरारत को समझते हुए उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके लबों पर एक लाइट किस कर ऑफिस के लिए निकल गया, और आर्या के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। अरण्य के जाने के बाद आर्या बाथरूम में चली गई। आबृति, आपकी भाभी साहब उठ जाएंगी ना? अरण्य, जो जल्दबाजी में आज बिना नाश्ता किए ही चला गया था, उसे जाता देखकर उर्मिला जी आबृति से बोली, वो बड़ी माँ, थकान हो रही होगी शादी की, अभी छोटी हैं वो हम देखते हैं जाकर। कहते हुए वो आर्या के रूम में जाने के लिए मुड़ी। पता नहीं इनके और कुंवर के लिए ये लड़की बड़ी कब होगी। अब तो जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए इसे। मंदिर ही चली जाती टाइम से उठकर। क्या ही कहें अब किसे, उर्मिला जी खुद में ही बड़बड़ा रही थी। निशा की मौसी की लड़की प्रियल आर्या की शादी में आई हुई थी, और फिर निशा की प्रेगनेंसी की वजह से वो रुक गई थी। 22 साल की थी वो, और दिखने में भी अच्छी खूबसूरत थी। ब्रेकफास्ट करते हुए आज अविरल काफ़ी खामोश था। थोड़ा बहुत ही खाया था उसने। जीजू, पसंद नहीं आया क्या मेरा बनाया हुआ पराठा? आपने तो खाया ही नहीं जरा सा भी, वो अविरल से बोली। नहीं, अच्छा बना है, बस भूख नहीं है ज़्यादा, वो उठते हुए बोला तो निशा भी उठने लगी। तुम बैठो, और अभी दूध फिनिश नहीं हुआ है, वो निशा को बोला। पी लूँगी ना थोड़ी देर में, वो बच्चों सा मुँह बनाकर बोली तो उसने सिर हिलाया। प्रियल उठकर किचन की तरफ बढ़ गई तो निशा ने अविरल की हथेली थाम ली। वो उसे देखने लगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, एकदम सूना सा हो गया है घर। लाडो 1 हफ्ते हमारे साथ थी और फिर अब चली गई तो कुछ खाली खाली लग रहा है, वो इधर उधर देखते हुए बोला तो निशा ने उसे हक कर लिया। हम समझ रहे हैं आपकी फीलिंग्स, और हर लड़की को ससुराल तो जाना ही होता है। आप ये सोचिए कि हमारी आर्या वहाँ होकर भी बहुत खुश होंगी अपने उमल जी के साथ। निशा के समझाने पर उसने सिर हिलाया। आर्या और निशा ही तो उसका परिवार, उसका सब कुछ थे, और अब आर्या ससुराल चली गई थी, वरना हमेशा घर पर ही रहती थी, तो उसकी कमी खलना लाजमी ही था। आर्या तैयार होकर जब नीचे आई तो पहले तो उर्मिला जी ने उसे डांटा, और फिर उसके बाद मंदिर में पूजा करवाई। फिर उसने सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया। बड़ी माँ, अब हमें भी चलना चाहिए, विशाल ने कुछ इशारा किया तो आबृति बोल पड़ी। आप तो रुक जाती 1-2 दिन, उर्मिला जी ने उसकी बात सुनकर कहा।
बड़ी माँ, वो हमें कुछ काम से 2 दिन बाद जयपुर से बाहर जाना है, तब आप बुला लीजिएगा इन्हें। अभी के लिए जाने दीजिए, विशाल बेहिचक बोल पड़ा। आकृति उसे हैरानी से देखने लगी कि कितनी आसानी से उसने सब बोल दिया। वो तो बस सोच ही रही थी कि आखिर बोलेगी कैसे। तो ये बात है। कोई नहीं मासा, जाने दीजिए भाई साहब को जीजू सा के साथ, क्योंकि इनका भी तो मन नहीं लगेगा यहाँ इनके बिना। आर्या अपने ही अंदाज में बोली तो सब मुस्कुरा दिए। उर्मिला जी ने उन दोनों की बात मान ली। आकृति विशाल के साथ अपने ससुराल चली गई थी। आर्या ने शाम को निशा से कॉल करके बात की और अब उसने अर्थ को कॉल लगा दिया था। वो उससे बात कर ही रही थी कि अरण्य रूम में आया। वो अभी अभी ऑफिस से आया था, लेकिन आर्या का ध्यान ही उस पर नहीं गया। बस कर बेटा, दिख रहा है कि ससुराल जाकर कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई है। अब दोस्त कहाँ से याद रहेगा। तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा। अच्छा, ये ज़्यादा है? तू बता ना, पहले तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब हम बात ना करें, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी तेरी लाइफ में। अब तो तुझे मिल गए ना तेरे उमल जी। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, दोस्त दोस्त ही होता है, और तूने तो हमारी बहुत हेल्प की है। मेरा बेस्ट बड्डी है तू, लव यू सो मच। अरण्य, जो कि अभी चेंज करके निकला था, आर्या की इस बात पर उसके कदम थम गए और आर्या बात करते हुए ही उसकी तरफ मुड़ी तो अरण्य को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। इतना कहकर उसने कॉल कट की। अरण्य अब अपने हाथों में ली हुई टॉवेल लिए बालकनी की तरफ बढ़ गया। हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं, आर्या उसे जाता देखकर बोली, लेकिन अरण्य ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो थोड़ी देर में चाय लेकर आई तो वो कुछ फाइल्स हाथ में लिए रूम से निकल रहा था। उमल जी, अभी तो आए आप, और अब ये क्या लेकर निकल लिए? बस काम ही काम दिखता है ना आपको। बैठिए ना हमारे साथ और चाय पीजिए। वो कुछ शिकायती लहजे में बोली। ट्रे टेबल पर रखकर उसके हाथ से फाइल लेने लगी, जो अरण्य ने नहीं छोड़ी। तो आर्या ने उसका चेहरा देखा, जिस पर कुछ खास भाव नहीं थे। क्या हो गया? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो यार आप बस अपने दोस्तों पर ध्यान दीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए, वो बोला। तो आर्या मुस्कुराई। इतना ज़्यादा जेलसी ठीक नहीं है राठौड़ साहब, वो उसके गले में बाहें लपेटते हुए बोली। कोई जेलसी नहीं है हमें, आपको जो करना है वो कीजिए, वो तुनकते हुए बोला। तो आर्या ने कुछ और करीब होकर बिना कुछ कहे उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए और अरण्य जी यहीं पिघल गए। अपनी आंखें बंद करके उसने आर्या को कमर से थाम लिया था। अंकेश जी की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी और वो आर्या से अलग हुआ और फिर कमरे से बाहर निकल गया। आर्या, क्यों करती है तू ऐसा कि नाराज हो जाए ये? और अब तो लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया। चाय भी नहीं पी इन्होंने। पर हमारी भी तो गलती नहीं है ना। अर्थ बेस्ट फ्रेंड है हमारा, और उसने तो तब हमें संभाला जब इन्होंने भी हमें छोड़ दिया था। वो खुद में ही बड़बड़ाई और फिर किचन की तरफ बढ़ गई ताकि रात के खाने में कुछ हेल्प कर सके। अरण्य खाना खाने नहीं आया था तो उर्मिला जी आर्या से बोल पड़ी। आर्या, आप अरण्य का खाना रूम में लिए जाइए। सुबह भी बिना कुछ खाए चले गए थे वो, और इस टाइम भी उसे फुर्सत नहीं। जी मासा, आर्या बोली और उसके लिए थाली लगाकर रूम की तरफ बढ़ गई। उसे अब वाकई बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से अरण्य ऐसा कर रहा है। उसने अब अरण्य के सामने से लैपटॉप हटाते हुए खाने की प्लेट रख दी। हमें भूख नहीं है, ये हटाइए और हमारा लैपटॉप दीजिए, काम कर रहे थे ना हम, वो कुछ सख्ती से बोला। हम नहीं दिख रहे आपको, बस काम ही दिख रहा है, और हमारी ही वजह से खाना नहीं खाना आपको तो फिर हमसे शादी ही क्यों की? वो कुछ गुस्से और नाराज़गी से बोली। तो अरण्य ने गहरी सांस भरी। प्लीज़ परेशान मत कीजिए, अभी हम परेशान कर रहे हैं अब आपको? अरण्य की नाराज़गी से अब उसकी आंखें डबडबा आई थी, और अरण्य ने जब ये देखा तो उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। आर्या उठने लगी तो उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बेटू, वो उसके कंधे पर चेहरा टिकाते हुए बोला। तो आर्या की कोशिश बंद हो गई। अरण्य उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके माथे को चूम लिया। आर्या, आपकी उमल जी आपके मामले में आपसे भी ज़्यादा बच्चे बन जाते हैं। आपको मस्ती लगती है, लेकिन सच में जब आपको अर्थ के साथ देखता हूँ तो बुरा लगता है। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और आज भी जब हम ऑफिस से आए हम कितना खुश थे कि आपके साथ वक्त बिताएंगे, पर आप अपने दोस्त से ही लगी हुई थी।
यहाँ तक कि हम कब आएँ आपने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी दोस्ती तोड़िए उनसे, लेकिन जब तक हम आपके आस-पास हों हमारे बीच किसी तीसरे को मत लाया कीजिए। जब हमारा टाइम हो तो थर्ड पर्सन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इट्स रिक्वेस्ट। वो उसके गाल से हाथ लगाकर उसके आंसू साफ करता हुआ गंभीरता से बोला, आपको भरोसा नहीं है हम पर? बेटू, अगर भरोसा नहीं होता तो आप इस वक्त हमारे साथ हमारे इतने पास नहीं होते, और आप पर शक करने से पहले हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। वो जैसे ही बोला आर्या ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कुछ भी बोलते हैं आप? वो गुस्सा दिखाई उस पर। ओके, आई प्रॉमिस, अगर आपको नहीं पसंद तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, पर एक बात ये भी है कि आपको जेलस फील करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी नहीं। वो उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोली। दोनों ने खाना खाया, उसके बाद रणय बिस्तर पर लेट गया था और आर्या बैठी हुई थी, तो उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो मुस्कुराकर उसके सीने पर सिर रखकर उससे लिपट गई थी। अरण्य ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उमल जी, कल हम सो गए थे और हमारा इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट था, हमने सब स्पॉइल कर दिया। इतने अच्छे से सारा कुछ डेकोरेट भी था, वो बोली तो अरण्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आर्या, आप भी ना पता नहीं क्या सोचती रहती हैं, कल से कॉलेज जाना है आपको, उस पर ध्यान दीजिए आप। हाँ, पर वो भी ज़रूरी ही। बोलते बोलते वो रुक गई, क्योंकि अरण्य की गहराई सी नज़रें उस पर भी रुकी हुई थी। हम सब समझ रहे हैं, पर बेटू आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने में बस 1.5-2 साल बचे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उसमें कुछ भी डिस्टरबेंस हो। आप हमारी हैं, हमारे पास है, इससे ज़्यादा ज़रूरी अभी कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो अपने इत्तू से माइंड पर ज़्यादा लोड मत डालिए और सो जाइए, कहते हुए वो हल्के से हंस दिया। बस करिए, अब मजाक मत बनाइए हमारा, वो उसके सीने पर हल्के हाथों से मारते हुए बोले। पता है, आपकी यही खूबी आपको सबसे अलग बनाती है कि आप हमारे बारे में हमसे भी ज़्यादा सोचते हैं। कुछ पल बाद वो उसके गाल को कसकर चूम कर बोली। अरण्य ने उसे अपने करीब कर उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया। सो जाइए आप। बस अब आप सुला दीजिए हमें, कभी कभी थोड़ा सा रोमांटिक भी हो जाया कीजिए, वो शरारत से बोली। तो अरण्य ने उसके कुर्ते में से झांक रही उसकी कमर पर हाथ कसा और हौले हौले वहां सहलाने लगा। आर्या ने आंखें भींच ली। क्या हुआ, अब फील नहीं करना आपको? अरण्य ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, जिस पर आर्या ने अपनी कमर पर चल रहे उसके हाथ पर अपना हाथ रख उसे रोका और उसके सीने में अपना चेहरा और भी ज़्यादा छुपा लिया। अरण्य हंसने लगा था। अब शरारत भी खुद ही करती है वो, लेकिन जब अरण्य एक भी स्टेप बढ़ाता तो सांसें थम सी जाती थी उसकी। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, अच्छा बुरा कैसा भी हो सब बीत ही जाता है, और यही हुआ था यहाँ भी। देखते देखते 3 साल का वक्त गुजर चुका था, जहाँ निशा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था जो उनके घर की रौनक बन चुका था। अब वहीं आर्या का लास्ट ईयर चल रहा था, उसके एग्ज़ाम्स बाकी रह गए थे, बस फाइनल वाले। आर्या, बच्चा कब से पढ़ाई कर रही हैं आप? आराम कर लीजिए थोड़ी देर, और हाँ, ये दूध पूरा ख़त्म कर दीजिए। उर्मिला जी उसके पास टेबल पर दूध का गिलास रखते हुए उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले। माँ साहब, परेशान क्यों होने लगी, हम जाकर ले लेते, वो उनका हाथ पकड़ते हुए बोली। क्यों, अब हम इतना भी नहीं कर सकते? माना कि अरण्य ही आपका पूरा ख्याल रखते हैं, तो जब वो यहाँ नहीं है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। नहीं मासा, हमारा वो मतलब नहीं था, वो जल्दी से बोली। आप आराम कर लीजिए कुछ देर, फिर पढ़ना बैठकर। जी, आर्या ने कहा तो उर्मिला जी वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद वो चेयर से सिर टिकाकर बैठ गई। उसके एग्ज़ाम चल रहे थे और अरण्य को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा था। उसके एग्ज़ाम चल रहे थे और अरण्य को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा था। कुछ देर उसने अब दूध के गिलास को घूरा और फिर अरण्य को कॉल लगा दी, जो पूरी वेल जाने के बाद रिसीव हुई। हेलो, क्या खुद को तो आपको जल्दी आना नहीं है, और यहाँ ना होकर भी हमें ये गंदा सा दूध की हैबिट लगा दी है। मुझे नहीं पीना ये, वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोली तो अरण्य मुस्कुराया। मासा ने दिया है, आप उनका अपमान तो नहीं करेंगी? ये वो मतलब इसमें भी आप? उमल जी, हाँ ना, सच्ची में बहुत गुस्सा है हम आपसे।
बेटू वो ज़रूरी है, और भूलिए मत कि अभी कुछ दिन पहले ही वीकनेस की वजह से तबीयत खराब हुई थी आपकी। यार अच्छा ये बताओ आप कब तक आओगे? अब सच में आपकी बहुत याद आ रही है, मन नहीं लग रहा हमारा। फिलहाल तो आप हम में नहीं अपनी पढ़ाई में दिल लगाइए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम। कैसे हुए कल के एग्ज़ाम? ठीक था, बस एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। कोई नहीं, आगे की तैयारी करो। आप कब आएंगे? आर्या ने दोबारा से सवाल किया। ये सच था कि अरण्य के बिना अब उसका दिल ही नहीं लगता था बिल्कुल भी। बस थोड़ा सा काम बचा है, शायद कल शाम तक खत्म हो जाए। सुबह आपको आपके पास ही मिलूंगा। या वो खुश होते ही फोन को चूम ली, जिस पर अरण्य खुलकर मुस्कुरा दिया। आवृत्ति आज मार्केट गई थी, जहां उसे निशा और उसका बेटा मिल गया था। उससे मिलकर वो काफ़ी खुश भी हुई थी, लेकिन जब घर आई तो चेहरा कुछ लटका हुआ था, जो उसकी सास ने भी नोटिस किया था। बहू, उन्होंने आवृत्ति को बुलाया, जो इस वक्त मटर छील रही थी। तबीयत ठीक नहीं है क्या बेटा? परेशान लग रही हो। नहीं मासा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक हूँ। मार्केट से आकर तो खुश लग रही थी, क्या हो गया एकदम से? उनके पूछने पर अब वो सिर झुका गई। हमें माफ़ कर दीजिए। क्या हो गया? माफ़ी क्यों मांग रही हो बेटा? मासा, आप कुछ कहती नहीं तो क्या हमें समझ नहीं आता? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इनसे शादी करके, जबकि हम जानते थे कि हमारी तकदीर ही खराब है। पहले शादी में एनर्जी नहीं रहे और फिर अपनी बदकिस्मती यहाँ भी फैला दी हमने। 4 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अब तक एक बच्चा तक। हमें माफ़ कर दीजिए, कहते हुए उसका गला भर आया था। उसकी सास कुछ कहती तब तक विशाल की गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ी, जो शायद उसकी बात सुन चुका था। मेरी बातों का तो बिल्कुल ही असर नहीं होता ना, और खुद से लोगों की बातें सुनकर कुछ ज़्यादा चलने लगता है दिमाग आपका। बहुत बड़ा एहसान कर दिया है ना हमने शादी करके, और ये बच्चे को लेकर बात कहाँ से आ गई? वो काफ़ी गुस्से में बोल रहा था, जो देखकर एक पल को सहम सी गई और आंखें भींच ली। विशाल, आराम से बात करो बेटा, आवृत्ति को देखते हुए उसकी माँ बोली। आपको लगता है इनसे बात करने की ज़रूरत भी है? इन्हें तो सब पहले से ही पता होता है। इन्होंने तो गलती की है ना हमसे शादी करके, और मुझे लगता था कि अब ये प्यार करने लगी है मुझसे। पर गलत तो मैं था। इतना कहकर वो तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गया। आवृत्ति का दिल कांप सा उठा था, अब उसको इतने गुस्से में पहली बार देख रही थी वो भागते हुए उसके पीछे रूम में आई, जब तक वो बाथरूम में जा चुका था। आवृत्ति ने गहरी सांस भरकर दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। यहाँ सब बहुत अच्छे थे, किसी ने अभी तक उसे कुछ नहीं बोला था, लेकिन वो तो रोज़ सुनती थी किसी ना किसी की बातें जब घर से बाहर निकलती। प्लीज़ बाहर आइए ना विशाल, एक बार हमारी बात तो सुनिए। जब काफ़ी देर तक डोर नहीं खुली तो वो दरवाज़ा पीट कर बोली, और मुझे कोई बात नहीं करनी अब आपसे। वो दरवाज़ा खोलते हुए बोला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे इस वक्त। इतना कहकर वो उसके बगल से निकलने लगा था कि आवृत्ति ने उसका हाथ थाम लिया। आप प्लीज़, आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा ना कि मुझे फ़िलहाल आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो रूम से ही चला जाता हूँ। उसके ऐसा कहने पर आवृत्ति ने तुरंत ही उसका हाथ छोड़ दिया, और वो जाकर सोफे पर बैठ गया। वो समझता उसे, अगर वो इतना कुछ खुद में ना रख कर उससे बात करती, लेकिन आज उसने जैसे खुद के बारे में बोला, ये बात विशाल को हर्ट कर गई थी। आखिर वो उससे इतना प्यार करता था, पर गलती आवृत्ति की भी तो नहीं थी। जब आज उसने कान्हा को देखा तो उसे कुछ कमी महसूस हुई। वो जानती थी कि विशाल को बच्चों से कितना लगाव है, और बस वही सब दिमाग में घूमने की वजह से वो ये सब बोल गई। चाय ले आऊँ आपके लिए? कुछ देर बाद आवृत्ति ने पूछा, जिस पर विशाल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और वो उदास सी किचन की तरफ बढ़ गई। रात में खाने की तैयारी भी तो करनी थी उसे। रात को खाना खाने के बाद विशाल बिस्तर पर लेटा हुआ था। कुछ देर बाद आवृत्ति रूम में आई, जिस पर विशाल ने अपनी आंखें मूंद ली और दूसरी साइड को करवट ले लिया, जो देखकर आवृत्ति ने आंखें बंद की और फिर चेंज करने चली गई। वो चेंज करने के बाद बिस्तर पर आई, लेकिन विशाल को कोई बात ना करता देख चेहरे पर कुछ उदासी जरूर आ गई। कुछ देर बाद जब उसे नींद नहीं आई तो वो उसके करीब खिसक आई और उसकी पीठ से लिपटते हुए उसके सीने पर हाथ रख लिया। विशाल, जिसने आंखें मूंदी थी, उसकी आंखें खुल गई, पर वो उसकी तरफ नहीं पलटा। आई एम सॉरी, वो धीरे से बोली, लेकिन विशाल खामोश ही रहा।
आवृत्ति ने अब कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे देर भी नहीं हुई। काफ़ी देर बाद जब उसके हाथों की पकड़ ढीली हुई तो विशाल उसकी तरफ पलटा। गालों पर कुछ आंसुओं के निशान बने हुए थे और वो नींद में जा चुकी थी। विशाल ने उसका गाल सहलाया और उसके सिर को चूम लिया। पता नहीं क्यों आपको सबकी बातें इतना इफ़ेक्ट करने लगी है, इसी बात से मुझे गुस्सा आया। मैं कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, पर गलती इस बार आपकी है आवृत्ति, और इतनी आसानी से मैं माफ़ नहीं करूँगा, वो बोला। अगले दिन आर्या एग्ज़ाम हॉल से बाहर अपने दोस्तों से बात करती हुई निकली थी कि गेट के पास आकर एकदम ही उसकी नज़र सड़क पर गई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सामने अरण्य गाड़ी से टिक कर खड़ा हुआ था। एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले, दूसरे हाथ में वो फ़ोन लिए कुछ कर रहा था। आंखों पर गॉगल्स, डार्क ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में वो बेहद ही हैंडसम दिख रहा था। आर्या ने जल्दी से अपने दोस्तों को बाय बोला और उसकी तरफ भागी। उमल जी, वो भागते हुए उसकी तरफ आई और बिल्कुल उसके पास आकर रुकी। हाँफ सी उठी थी वो। अरण्य ने उसकी तरफ देखा और अब उसकी मुस्कान बढ़ गई और उसने अपनी बाहें खोल दी। वो झट से उसमें समा गई। आई मिस्ड यू अ लॉट, वो उसके सीने से लगे हुए ही बोली। हमने भी बहुत याद किया आपको। झूठ, अगर याद करते आप तो इतना टाइम ना लगाते, वो शिकायत करते हुए बोले। अरे बेटू, काम आ गया था, बताया तो था आपको, और फिर आपके भी तो एग्ज़ाम चल रहे थे तो आपके पास भी हमारे लिए टाइम कम ही होता, उसने कहा तो आर्या मुँह बनाते हुए उससे दूर हुई। बस करिए अब, आप सब समझ आ रहा है हमें, वो बोली। अरण्य हंस पड़ा था उसकी बात पर और आर्या की कलाई थामते हुए उसे गाड़ी में बिठाया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर आगे गाड़ी बढ़ा दी। एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका? कुछ देर बाद अरण्य ने सवाल किया। ठीक था, वो बेमन से बोली। अरण्य ने एक नज़र उस पर डाली और गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। आर्या ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने रुकी। आर्या उतरने को हुई तो बाहर का नज़ारा देख उसने अरण्य को देखा। क्या हुआ, चलिए बाहर। घर जाना था हमें, पर हमें नहीं जाना था जब तक हमारी बेटू नाराज़ है तब तक। उमल जी आप, वो बोल ही रही थी कि अरण्य गाड़ी से बाहर आया और उसकी साइड का डोर ओपन करके उसे गाड़ी से बाहर निकाला। ये कितना ब्यूटीफुल है ये सब, वो जैसे ही बाहर निकली चारों तरफ नज़र घुमाते हुए खुशी से बोली। दिसंबर की ठंड और वहाँ स्नोफॉल सी लग रही थी, इतने अच्छे से डेकोरेशन थी। अब अंदर भी चलिए, अरण्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा और वो उसके साथ आगे बढ़ गया। गुड इवनिंग सर, अरण्य को देखते ही हर कोई स्टाफ विश करने लगा था उसे। ये सब आपको जानते हैं क्या? उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। तब तक वो काउंटर पर आ गए थे। हेलो सर और हेलो मैम, वहाँ खड़ी लड़की मुस्कुराकर बोली, जिस पर अरण्य ने सिर हिलाया। हमने जो कहा था वो हो गया है ना सिद्धि? यस सर, सब कुछ बिल्कुल रेडी है, वो मुस्कुराकर बोली और उसे चाबी पकड़ा दी। अरण्य अब आर्या को लिफ्ट की तरफ लेकर बढ़ गया। आप उस लड़की का नाम भी जानते हैं? कैसे, और हम जा कहाँ रहे हैं, आप कुछ बताएंगे भी? वो झल्लाकर बोली। अरण्य ने अपनी बाह उस पर लपेटते हुए उसे अपने करीब कर लिया था। दोनों इस वक्त लिफ्ट में थे। ये हमारा ही होटल है, इसलिए हम उसे ही नहीं हर किसी को जानते हैं जो यहाँ हमारे अंडर काम करता है। रहा जवाब आपके दूसरे सवाल का, तो वो ये है कि हमारी अरण्या बेटू हमसे नाराज़ है कि उनके उमल जी उनसे दूर थे। उन्हें बहुत शिकायतें हैं हमसे, तो सोचा थोड़ा उन्हें दूर करने की ही कोशिश की जाए। वो उसके गाल पर आए बालों को कान के पीछे करता हुआ दिलकश अंदाज में बोला तो आर्या सब भूलकर उसे ही टकटकी लगाए देखने लगी। लिफ्ट आकर रुक चुकी थी। दोनों अब रूम के सामने आकर रुके। अरण्य में अपने हाथ में ली हुई चाबी से डोर ओपन किया तो आर्या वहाँ की खूबसूरती देखती रह गई। कैसा लगा? अरण्य उसे ऐसे देखता पाकर बोला। सो ब्यूटीफुल, वो बुदबुदाई। अरण्य के पीछे वो रूम में आई। अरण्य ने अब डोर लॉक कर दिया रूम का। जाकर फ्रेश हो जाइए, अरण्य ने कहा। पर हमारे कपड़े भी तो नहीं हैं यहाँ। आप जाइए, तो सारा इंतज़ाम हो रखा है आपके लिए, अरण्य ने कहा, जिस पर आर्या सिर हिलाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। विशाल ऑफिस से जस्ट घर आया ही था कि आवृत्ति उसके लिए चाय ले आई। वो अपने शूज निकाल रहा था।
आकृति ने चाय टेबल पर रखी और उसके पहनने के कपड़े निकालने लगी। विशाल अपनी जगह से उठा और दूसरे कपड़े निकाल कर चेंज करने चला गया। आकृति उसे जाता हुआ देखती रही। ये तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है, क्या करूँ अब? उसे जाता देखकर आकृति परेशान होते हुए बोली। चेंज करके आने के बाद उसने अपना लैपटॉप उठाया कि आकृति ने चाय उसके सामने कर दी। मुझे नहीं चाहिए। हम पर गुस्सा है तो रहिए, पर खाने पर नाराज़गी मत उतारिए, वो मायूसी से बोली तो विशाल ने कप थाम लिया और चाय पीने लगा। सॉरी, वो कुछ पल बाद बोली। बहुत दिन हो गए, घर नहीं गई, जाकर घूम आओ। अब क्या इतना नाराज़ हैं कि हमें अपने सामने भी देखना नहीं चाहते? मेरे नाराज़ होने से क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो वैसे भी अपनी बहुत गलती लगती है जो आप हमारी लाइफ में शामिल हुई हैं। प्लीज़ ना ऐसा मत बोलिए, वो उसकी बाजू पर हाथ रखते हुए बोली। मेरा बोलना तकलीफ़ दे रहा है और आप कुछ भी बोल जाएं उससे हमें तो फ़र्क पड़ता नहीं है ना, वो उसे अपने सामने करता हुआ बोला। तो आकृति ने अपनी नज़रें झुका ली। आर्या ने जब बाथरूम में रखा वो बॉक्स ओपन किया तो एकदम ही उसकी आंखें खुशी से चमक पड़ी थी। पर्पल कलर की बहुत ही प्यारी सिल्क साड़ी थी उसमें और उसके साथ सिल्वर कलर का स्लीवलेस ब्लाउज। वो अब रेडी होने लगी थी। अरण्य जो बालकनी में आ गया था, अब उसके हाथ में फ़ोन था। उसने अभी अभी विशाल से बात की थी और विशाल ने उसे सब बताया तो उसने गहरी सांस छोड़ी। ये आकृति भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है ये लड़की। विशाल उसका इतना ख्याल करता है, उसका परिवार भी उसे बेटी की तरह प्यार करता है, पर इनके दिमाग में असर क्या करता है लोगों की बातें, वो खुद में ही बड़बड़ा रहा था। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसे आर्या के पायलों की आवाज़ सुनाई पड़ी जो उसकी तरफ ही आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर भी नहीं पलटा तो आर्या चलती हुई खुद ही उसके करीब आ गई। अरण्य ने उसकी तरफ अब नज़र उठाकर देखा पर कुछ बोला नहीं। अच्छी नहीं लग रही क्या? उसे चुप देखकर आर्या ने मुंह बनाकर पूछा। हमें पता था, एक तो ये साड़ी हमसे नहीं पहनी जाती, ज़्यादा कभी पहनी ही नहीं है और हम इन कपड़ों में ढंग के लग ही नहीं सकते। आप इतने प्यार से लाए थे ये सब, पर जब हम पर ठीक ही नहीं लग रहा तो सब बेकार हो गया। वो उदास सी हो गई थी ये सब सुनकर। अरण्य ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे कुछ करीब खींचा तो आर्या के दोनों हाथ उसके कंधे पर आ रुके। ठंड में उसके ठंडे हाथ अपनी कोरी कमर पर महसूस करके वो चूक सी पड़ी थी। उमल जी, वो गहरी सांस भरते हुए बोली। वैसे तो आप हमारी बेटू लगती हैं, लेकिन पता है आपको, आज आप बहुत अलग लग रही हैं, वो उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। तो आर्या उसे देखने लगी। आप आज हमारी लग रही हैं, हमारी अरण्या। उसके डीप नेक ब्लाउज से उसके सीने के ऊपर लिखा हुआ अरण्या साफ दिख रहा था और अरण्य की बात सुनकर उसके चेहरे पर बरबस ही मुस्कान आ गई थी। अरण्य ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा हुआ था और ये बोलते हुए दूसरा हाथ उसके गाल से लगाया था। सच में अच्छी लग रही हूँ, हमारी आंखों में नहीं दिख रहा आपको? वो उससे अपने और करीब करता हुआ बोला। वो और सिमट कर उसके सीने से लग गई थी। उमल जी, अंदर चलिए ना, वो उसके सीने से लिपटी हुई बोली। क्यों? ठंड लग रही है यहाँ? हमारे इतना करीब होने पर भी, वो शरारत से बोला, जो सुनकर आर्या की आंखें बाहर होने को हो गई और वो अपनी आंखें बड़ी किए हुए उसे देखने लगी थी। अरण्य ने अब मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया था। उमल जी, वो उसके गले में बाहें फंसाते हुए बोली। अरण्य ने पैर से ही बालकनी का डोर लगा दिया और उसे लेकर रूम में आया। उसने उसे बिस्तर पर बिठाया और रूम का टेम्परेचर सेट करने लगा। आप ये जैकेट डालिए, वो आर्या को अपनी जैकेट देता हुआ बोला। नहीं ना, फिर साड़ी कहाँ अच्छी लगेगी बेटू, वो उसे घूरता हुआ बोला और खुद ही उसे जैकेट पहनाने लगा। आर्या उसे मना कर रही थी पर वो कहाँ सुनने वाला था। पैक कर दीजिए मुझे, बस इतना ही प्यार आ रहा था ना, इसलिए यहाँ लेकर आए हैं। घर ही न चलते हैं हम, वो कुछ रूठे हुए अंदाज में उसे सुनाने लगी थी। हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया जो आप इतना नाराज़ हो रही हैं। सर्दी हो जाएगी आपको ऐसे, बस इसलिए जैकेट डाला बेटू। हाँ, बस रहने दीजिए अब आप। अरण्य को उसकी बात समझ नहीं आई कुछ। क्या चाहिए मेरे बच्चे को? वो उसका चेहरा दोनों हाथों में भरता हुआ प्यार से बोला। बच्ची नहीं हूँ मैं, हरकतें तो वही है लेकिन आपकी।
वो तो बस आपके सामने हो जाती हूँ, आप ऐसा करते ही हो। और हमें अपने हस्बैंड का प्यार चाहिए अब उनकी केयर से ज़्यादा। वो एकदम ही बोल गई थी, पर अपनी बात समझ आते ही उसने दांतों तले जीभ दबा ली थी। क्या कहा आपने? वो उसे देखता हुआ गहराई से बोला। कुछ नहीं, वो जल्दी से बोली। आर्या वो अब उसे देखने लगी और फिर अपना चेहरा अरण्य के करीब करके उसके गाल पर अपने लबों की छाप छोड़ दी। उसके गालों को छूते ही उसे होठ अरण्य के कान के पास पहुँचे थे और वो अपनी सांसें रोके आंखें मूंद चुका था। अब नहीं होता ना सब्र, आपने कहा था कि MBBS कंप्लीट होते तक हम इतने करीब नहीं आएंगे। उमल जी अब बस ना, इतना भी मत कीजिए ऐसा। आप में बहुत सब्र है, लेकिन आपकी अरण्या आप में घुलने के लिए उतनी ही बेसब्र है। नहीं रहना ना आपसे दूर, अब बिल्कुल भी नहीं। पूरा कर दीजिए हमें। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद करते हुए उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। दोनों की ही आंखें बंद थी इस वक्त। अरण्य ने उसे होल्ड कर लिया था। अरण्य ने अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर किया और उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया। भूख तो नहीं लगी आपको? कुछ खाना है? अरण्य ने पूछा तो उसने ना में सिर हिलाया और उससे दूर होने को हुई कि अरण्य ने उसे वापस से खुद से सटा लिया। क्या हुआ? वो उसे देखता हुआ बोला, पर वो कुछ नहीं बोली। आंखें कुछ भर आई थी उसकी, जो देखकर अरण्य मुस्कुरा दिया। आपके करीब क्यों नहीं आता, क्यों नहीं बढ़ा कभी आगे, पता है? वो बोला तो आर्या ने उसकी तरफ देखा। अपने इस बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत तड़पता हूँ और ये दिल चाहता है कि बस आपको कभी आज़ाद ही ना करूँ अपनी बाहों से, आप में ही बस जाऊँ। अब की ही बात नहीं है, जब से आप हमारी ज़िंदगी में आई हमारे लिए ज़रूरी होती चली गई, पर हमारे बीच जो उम्र का फासला है वो कभी चाह कर भी नहीं भुला जा सकता था। यही ख्याल आता है कि कहीं आपको पाकर कहीं आपको ही हर्ट ना कर जाऊं। अपनी छोटी सी जान के लिए डर लगता है खुद से कि कहीं ज़्यादा ना बहक जाऊं। हमारी उमल जी हमें कभी हर्ट कर ही नहीं सकते, और रही बात एज की तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा, ना पड़ेगा। आप हमारी ज़िंदगी हैं उमल जी। अरण्य ने उसे देखा तो अब आर्या ने खुद ही आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया था और उसके एहसास में अरण्य भी खो सा गया। दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे थे, सब कुछ भूलकर। जब आर्या की सांसें उखड़ने लगी थी तब जाकर अरण्य उससे दूर हुआ और मदहोश से उसके लबों से घाल और फिर गले पर आ गया था। सुनिए। उसकी जैकेट की जिप पूरी तरह ओपन करके अरण्य ने उसके टैटू को बाइट किया तो वो एकदम ही बेचैन सी होती हुई उसके कंधे को पकड़ ली थी। अब नहीं, अरण्य ने बोलते हुए एक बार वहाँ पर सॉफ्ट किस किया तो उसने अपना चेहरा हथेलियों में भर लिया। अरण्य उसे देखकर एक बार को मुस्कुराया और उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया। आर्या ने उसकी पीठ पर हाथ कस लिया। अब क्यों इतनी शर्म आ रही है? अरण्य के कहने पर वो कुछ नहीं बोली, बस उसके सिर को चूम ली और उससे एकदम ही दूर होकर बिस्तर पर चढ़ गई। अरण्य ने उसे घूर कर देखा, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरण्य भी अब बेड पर आया। सो जाते हैं अब, वो बोली। अच्छा जी, सोने की ज़रूरत ही नहीं है अब मैडम। क्यों? क्यों क्या? हमें पता चल चुका है कि अब हमारी ये बेटू इतनी भी छोटी नहीं है जितना हम उसे समझते थे। कहते हुए उसने आर्या को अपने ऊपर खींच लिया था और आर्या का पल्लू अब उसके कंधे से खिसक आया था। अरण्य जो उसे गहराई से देख रहा था, आर्या से उसकी नज़रें बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपना पल्लू ठीक करने को हुई तो अरण्य ने उसका हाथ थाम लिया। आप ऐसे मत देखिए, वो कुछ हकलाते हुए बोली। क्यों? हमारा हक है आप पर। उमल जी प्लीज़ ना, हमें शर्म आ रही है। हमारे बेटू को हमसे शर्म आ रही है? और जो वेस्टर्न कपड़े आप पहनती हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं होती? क्योंकि फ़र्क तो आपसे पड़ता है ना सबसे ज़्यादा। और आपने जब से बोला तब से हम ज़्यादा पहनते भी नहीं हैं बैकलेस। उन दोनों का चेहरा बहुत करीब था। तेज़ धड़कते हुए दिलों की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। अरण्य उसकी बात पर मुस्कुराया और रूम की लाइट डिम कर दी। आर्या ने उसकी नाक पर हल्के से किस किया तो वो हंसा और राउंड होता हुआ उसे अपने नीचे ले लिया। फिर उसके लबों को चूमता हुआ उसकी हथेली में अपनी हथेली उलझा ली।
दोनों की आंखें बंद थी और आर्या का हाथ अब अरण की शर्ट से उलझा हुआ था। आखिर इतनी बेकरारी, इतना प्यार था उन दोनों में। मन से तो कब के एक दूजे के हो चुके थे और अब पूर्ण होना चाहते थे एक दूजे में मिलकर। ये रात उनकी ज़िंदगी की सबसे यादगार रात होने वाली थी, जहां आर्या उसको अपनी तड़प दिखा देती थी, वहीं अरण, उसमें तो सबसे ज़्यादा सब्र था। पूरे 5 साल 6 साल भर में भी उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी बेटू को कोई तकलीफ़ हो। ना उसके ज़्यादा करीब आकर उसके सोए एहसासों को जगाने की कोशिश की, क्योंकि वो तो उससे ज़्यादा भी उसे समझता था। वो जानता था कि वो छोटी है उससे। आसमान में चमकता चाँद और ये काली रात गवाह थी उन दोनों के मासूम मोहब्बत की, उनकी बेपनाह चाहत की, जो आज पूर्ण हो चुका था। इधर अविरल के घर में, मम्मा आज तो बुई आने वाली थी ना, अभी तक आई क्यों नहीं? छोटू से कान्हा ने जब निशा का पल्लू खींचते हुए उससे पूछा तो उसने प्यार से उठाकर उसे टेबल पर बिठा दिया। आ जाएगी बच्चा, इतना क्यों परेशान हो रहे हो आप? मम्मा मुझे बुई के साथ खेलना है, वो मुझे बहुत प्यार करती है ना। और आप भी तो उनसे कितना प्यार करते हो, पर अपने पापा को तो बिल्कुल प्यार ही नहीं करते। वहीं खड़ा अविरल कुछ मुँह बनाते हुए बोला, पापा आपसे तो इतना साला प्यार है। वो अपने दोनों हाथों को फैलाता हुआ बोला। अच्छा बेटा, और मम्मा कहाँ गई? निशा ने उसे घूरते हुए कहा तो छोटू सा कान्हा खिलखिलाकर हंस दिया उसकी शक्ल देखकर और अपने हाथ फैलाकर उसकी गर्दन से लिपट गया। पापा आप भी तो आओ ना, कान्हा ने अविरल की तरफ देखकर कहा तो वो मुस्कुराता हुआ उन दोनों के पास आकर उन्हें हक कर लिया। निशा तुमने कॉल नहीं किया क्या लाडो के पास? वो अब निशा से पूछने लगा। क्या आप भी बच्चे बने जा रहे हैं? अभी सुबह के 8 ही बज रहे हैं, आ जाएगी वो। और वैसे भी कल शाम को तो जीजा सा आए होंगे, उनके साथ होगी वो। हाँ तो हमेशा वहीं तो रहती है और उसके एग्ज़ाम भी हो गए हैं तो अब यहाँ आना चाहिए ना। अविरल बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला तो निशा ने अपना माथा पीट लिया। कान्हा कम था कि अविरल भी बच्चा बन जाता था और उसे उन दोनों को संभालना पड़ता था। कभी कभी तो आप बिल्कुल कान्हा को भी पीछे छोड़ देते हैं। इतने उतावले हुए जा रहे हैं, खुद कॉल करके पूछ लीजिए ना, आपके पास भी तो फ़ोन है, निशा ने कहा तो उसने हंसते हुए अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और आर्या का नंबर डायल कर दिया। आर्या मैडम जो सुबह के 4 बजे थक कर सोई थी, अभी इस वक्त वो गहरी नींद में थी और अरण भी सोया हुआ ही था। वो उसके सीने में बिल्कुल चिपकी हुई उसके गर्दन में मुँह छिपाए सो रही थी और अरण के हाथ उसकी कमर पर कसे हुए थे। जब फ़ोन बजा तो भी दोनों में से किसी पर कोई असर नहीं हुआ। एक बार कॉल आकर कट चुकी थी। जब दोबारा फिर से रिंगटोन सुनाई दी तब अरण की आंख खोली और नज़र खुद से चिपकी हुई आर्या पर चली गई। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो उसके रंग में रंगी हुई। नेवी ब्लू कलर का कंबल दोनों पर पड़ा हुआ था इस वक्त और अरण शर्टलेस था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर फ़ोन ढूंढना चाहा कि आर्या एक बार फिर उससे लिपट गई। क्या कर रहे हैं? सोने दीजिए ना और सीधे रहिए, डिस्टर्ब हो रहा है, वो नींद में ही बोली। अरण्य के हिलने से उसे डिस्टर्ब हो रहा था। अरण्य ने अब कॉल रिसीव करने की बजाय कट कर दी, क्योंकि उसकी बेटू को गुस्सा जो आ रहा था नींद ना पूरी होने की वजह से। आप सोइए बेटू, हमें तो छोड़िए, टाइम काफ़ी हो गया और आपके भाई साहब की कॉल आ रही है। थोड़ी देर बाद वो उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला। आर्या ने उन निंदी आंखों को हल्का सा खोल कर उसकी तरफ देखा और इनकार में सिर हिलाया। ऐसे ही रहना है क्या आज? वो मुस्कुराता हुआ उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए बोला। बेटू, अच्छा ठीक है। क्या? वो भाई साहब की कॉल थी। ओ माय गॉड, हमें तो घर जाना था, कान्हा वेट कर रहा होगा, हम अभी तक सो ही रहे हैं, वो हड़बड़ाहट में बोली और ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटाते हुए जल्दी से उठने लगी कि अरण्य की हंसी सुनकर उसे अपनी हालत का ध्यान हुआ और वो फिर से ब्लैंकेट अपने ऊपर खींच ली। क्या हुआ, जाइए ना। उमल जी, वो कुछ नाराज़गी से बोली तो अरण्य ने हंसते हुए उसे अपने पास किया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। अब तो खुश है ना आप? वो उसके गाल पर हाथ रखता हुआ बोला। बहुत, आई लव यू सो मच, वो उसके गाल चूम कर बोली, पर चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे।
पेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरण्य ने पूछा तो वो नज़रें चुराने लगी। बिट्टू बोलिए ना, ज़्यादा हर्ट कर दिया क्या मैंने आपको? वो बेहद फिक्र से बोला। नहीं उमल जी, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ, बस घर जाना है ना, तो वही सोच रही थी कुछ। ये पहन लीजिए। अपनी शर्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए अरण्य बोला और खुद दूसरी तरफ चेहरा कर लिया ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। उसकी इस हरकत पर आर्या मुस्कुरा दी। उसके उमल जी उसे इतना समझते थे कि कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कुछ भी। आर्या ने उसकी शर्ट पहनी और फिर वॉशरूम की तरफ भाग गई। अरण्य मुस्कुराया और फिर कॉल करके उसके लिए एक ड्रेस अरेंज की। वो आकर ड्रेसिंग के सामने खड़ा हुआ। उसके खुले सीने और गर्दन पर आर्या के दांतों के निशान थे। उस पर टच करते हुए उसकी मुस्कान गहरी हो गई। बेटू, पागल कर दोगे आप अपने उमल जी को? वो आंखों को बंद करते हुए एक बार फिर उसके एहसास को महसूस करता हुआ बोला। कुछ देर बाद आर्या और वो दोनों रेडी हो चुके थे। अरण्य ने रूम में ही ब्रेकफास्ट मंगा लिया था। क्या हुआ, आप कुछ खा क्यों नहीं रही? मन नहीं है, उसने छोटा सा जवाब दिया। अरण्य ने उसे अपनी गोद में बिठाकर उस पर बाहें कस ली। आपको लगता है आप हमसे कुछ छुपा सकती हैं? आपकी आंखें भी पढ़ सकते हैं हम? बोलिए बच्चा। नहीं, वो कुछ नहीं, बस थोड़ा वो थोड़ा पेन और वीकनेस। हमें पहले से लग रहा था, पता था आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप हैं कि हमारी कोई बात ही नहीं सुनती। हाँ, तो हम आपकी तरह नहीं रह सकते दूर। अब बस कीजिए, इतना भी कुछ नहीं हुआ और फर्स्ट टाइम था इसलिए प्रॉब्लम हुई। देख लेना, आगे से कुछ नहीं होगा इतना। बोलते हुए एकदम ही उसे अपनी बात का एहसास हुआ और उसने चेहरा तिरछा करके उसे देखा, जो शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था। आर्या ने अब शर्माकर उसके सीने में खुद को छुपा लिया। वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं और कुछ जंगली भी, वो उसके कान के पास अपने होठों को रखता हुआ बोला। आर्या ने कसकर आंखें भींच ली थी उसकी बात पर। वो उसे बहुत कम ही छेड़ा करता था, लेकिन जब भी छेड़ता आर्या कुछ बोलने लायक ही नहीं बचती थी। सुनिए, विशाल ऑफिस के लिए तैयार था और वो रूम से बाहर जाता कि आकृति ने उसकी बाँह पकड़ ली तो वो अपनी जगह पर रुक गया। आज थोड़ा जल्दी आ जाएंगे क्या? क्यों? ऐसे ही, अगर ज़्यादा काम ना हुआ तो आ जाइएगा, बाहर चलेंगे डिनर के लिए। टाइम नहीं है मुझे, वो उसका हाथ हटाते हुए बोला। अब बस कीजिए ना नाराज़गी, हमसे गुस्सा मत होया करिए, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें तो बहुत अच्छा लगता है ना आपकी बातें सुनकर, वो नाराज़गी से बोला। लेकिन आकृति की आंखों में आई नमी उससे नहीं देखी जा रही थी। वो अपने दोनों कानों को पकड़कर अब उसके सामने खड़ी थी। सॉरी, वो बोली तो विशाल ने उसे अब खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी जान, मेरी क्यूट सी वाइफ की आंखों में ये आंसू मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते, और वो ये जानते भी ऐसी बातें सोचकर खुद को हर्ट करती है और फिर कुछ कह दो तो रोने लगती है। यही नहीं पसंद ना मुझे बस आप चाहिए आकृति, सिर्फ आप। आपका चेहरा देखकर ही सुबह और शाम चाहता हूँ मैं, और सच कहूँ तो मुझे आपको पाने के बाद और किसी चीज़ की चाहत ही नहीं रही अब। वो उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ उसे अपने सीने से लगाए हुए समझाया जा रहा था। हमें पता है ना, अब कुछ नहीं कहेंगे कभी, और इतनी ही अच्छी हमारी फैमिली भी है। यहाँ मासा ने आज तक हमें एक शब्द भी नहीं कहा इस बारे में। पर हम खुद का क्या करें, जब भी हम कान्हा को देखते हैं तो लगता है कि काश हमारा भी कोई बेबी होता। हमारे घर की रौनक, हमें बच्चे बहुत पसंद है, और फिर खुद में एक कमी सी लगती है हमें। कोई कमी नहीं है मेरी आकृति में, लेकिन आप इतनी ही परेशान हैं तो हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं इस बारे में। ओके, शाम को आता हूँ मैं, फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। आप कुछ भी सोचकर खुद को परेशान मत कीजिएगा। तब तक अगर सोचना ही है तो अपने इस हैंडसम से हस्बैंड के बारे में सोचिएगा, कहकर उसने प्यार से उसके गाल को चूम लिया। बाय, वो उससे दूर होते हुए बोली। क्या बाय? वो अपनी आंखें उचकाता हुआ बोला तो वो उसे देखने लगी। विशाल ने अपने लिप्स की तरफ इशारा किया, जो देखकर एक सन भरी मुस्कान उसके लबों पर आ गई थी। माँ, मासा को ब्रेकफास्ट देना है, लेट हो रहा है हमें, वो बहाना करती हुई बोली और बाहर जाने को हुई कि विशाल ने उसकी कलाई थाम ली।
आप तड़पा रही हैं? वो उसके कान के पास होठों को रखता हुआ बोला। आबृति ने उसकी हथेली कसकर थाम ली। जान किस्मी, नाराजगी के चक्कर में आपसे थोड़ा दूर होना पड़ा, लेकिन अब चाहिए आप। वो मदहोश सा बोला तो आबृति को अपने पेट में सरसराहट सी महसूस होने लगी थी उसकी बात पर, और सांसें तो जैसे रुकना ही भूल गई थी। विशाल की करीबी का असर उस पर कुछ ज़्यादा ही होता था, खासकर तब जब वो ऐसे बात करे। आबृति बेटा, ब्रेकफास्ट मिलेगा आज क्या? दरवाजे तक आ चुकी विशाल की माँ उन दोनों को देखकर बोली और पलट गई। लेकिन आबृति की तो जैसे जान ही निकल गई थी शर्म से। विशाल भी जल्दी से उससे दूर हुआ, लेकिन दूर होते होते भी उसने आबृति के होठों को छू ही लिया था, जिस पर आबृति की आंखें बड़ी हुई थी। माँ साहब, बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो अंदर आए। माँ साहब, आप बैठिए, हम ब्रेकफास्ट लगाते हैं आपके लिए, कहकर आबृति जल्दी से रूम से बाहर भाग गई और वो हंस पड़ी। बेटा, हमने हर रूम में डोर भी लगवाया है, तो उसे क्लोज रखा करो ताकि मेरी बहू को ऐसी सिचुएशन बार बार ना फेस करनी पड़े। अब पूरा दिन नजरें चुराएगी हमसे, वो हंसते हुए बोली। क्या माँ साहब भी? विशाल सिर खुजाते हुए बोला, जिस पर उन्होंने प्यार से उसके गाल से हाथ लगाया। आबृति भी पूरी तरह गलत नहीं है बेटा, उसकी बात के बारे में सोच कर देखो। जी माँ साहब, समझता हूँ मैं, पर उनका ऐसे बोलना और परेशान होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गुस्सा दिला जाता है। रही बात सोचने की, तो उनसे बोला है कि डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये सही है, वो उसकी बात पर सहमति जताई। आर्या और अरण्य वहाँ से घर जाने के बाद अविरल के यहाँ आए थे और इन सब में उन्हें दोपहर हो गई थी। जैसे ही उनकी गाड़ी आकर घर के सामने रुकी, निशा मुस्कुराते हुए बाहर आई थी और आर्या उसे देखते ही उसके गले लग गई थी। इस बार काफ़ी दिनों बाद वो मायके आई थी। मेरा छुटकू कान्हा कहाँ है? वो नहीं आया अपनी भूई के लिए बाहर? आर्या इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए बोली। नाराज है वो तुझसे? सुबह से 50 बार पूछ चुका है कि भूई कब आएगी। तेरे पास कॉल भी तो किया था तेरे भाई सा ने, लेकिन बात ही नहीं हुआ। कान्हा ने परेशान करके रख दिया था, तो अब अपने पापा के साथ घूमने गया है, यहीं पास वाले पार्क तक, निशा ने उसे बताया। अरण्य भी गाड़ी पार्क करके आ गया था तब तक। हेलो जीजू सा, निशा बोली तो अरण्य ने मुस्कुराकर उसे रिप्लाई किया। वैसे जीजू सा, इतना कहाँ बिजी कर रखा था आपने इसे कि इतनी देर हो गई आने में, और आज तो जैसे कुछ ज़्यादा ही चमक रही है ये, वो शरारती अंदाज में एक आंख दबाते हुए बोली। तो अरण्य ने आर्या की तरफ देखा और आर्या ने निशा की बाँह पर एक चिपका दी थी। तुम मुँह नहीं बंद रख सकती क्या? कुछ भी बोलती रहती है, वो कुछ दबी आवाज़ में उस पर चिल्लाई तो निशा हंस पड़ी और इनकार में सिर हिलाया। अब यहीं खड़े रखने का इरादा है क्या आपका? वो दोनों को आपस में बिजी देखकर बोल पड़ा। सॉरी जीजू सा, आप आइए ना, निशा ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली थी। अरण्य की बात सुनकर आर्या के साथ उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो अब दरवाजे पर ही खड़े हैं। उसने अरण्य को बैठने को कहा और खुद किचन की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे पीछे आर्या भी चली गई। बस अब यहाँ आते ही हमें भूल गई ये? आर्या को निशा के पीछे जाते देखकर अरण्य ने सिर हिलाते हुए खुद में ही कहा, और फिर अपना फ़ोन निकालकर उसमें बिजी हो गया। तेरे चेहरे का नूर बता रहा है कि तेरा यहाँ आने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, निशा ने चाय कप में डालते हुए कहा तो आर्या हंस पड़ी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये इतने दिनों बाद आए हैं और फिर एग्ज़ाम की वजह से हम भी कुछ बिजी थे, तो इनके पास ही रहना चाहती थी, लेकिन अपने कान्हा की विश भी तो अधूरी नहीं रख सकती थी। हमारे बच्चे ने इतने प्यार से हमें बुलाया था। आर्या के कहने पर निशा मुस्कुराई। कान्हा से ज़्यादा तो उसके पापा बेचैन थे। दोनों ने सुबह से जीना हराम किया था हमारा तेरे बारे में पूछकर। बोलते हुए उसने एक प्लेट में कचौड़ियाँ डाली और सारा कुछ ट्रे में रखती हुई बाहर निकलने को हुई कि उसकी नज़र एकाएक आर्या की कॉलर बोन पर चली गई। उसने अब कुछ ध्यान से उसकी तरफ देखा तो आर्या ने आंखें उचकाई। सारे कांड करके बैठी है तू तो, वैसे ये सब कब हुआ? वो एक आंख दबाते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली। क्या कब? वो लापरवाही से बोली। बेटा, ज़्यादा चालाक तो बन मत हमारे सामने, एग्ज़ाम हुआ नहीं कि बस सारी कसर पूरी कर ली जीजू ने, वो शरारत से बोली।
आर्या के गालों पर रंगत सी बढ़ आई थी उसकी बात सुनकर। तू थोड़ा धीरे बोलेगी? और हमें छोड़, इतने टाइम बाद तो हम साथ हुए और फिर कल हम करीब आए, वो हमें पूरी तरह मिले। तेरा और भाई सा का ही अच्छा था। दिख रहा है तेरा ब्लश करता हुआ चेहरा। बाय द वे बहुत खुश हूँ तेरे लिए, कहकर निशा ने उसके गाल को चूम लिया। कल कहानी का अंतिम भाग है। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। कल कहानी का अंतिम भाग लाते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम सब इस कहानी से बहुत जुड़ चुके हैं। आपने कहानी को बहुत सारा प्यार दिया। उम्मीद करती हूँ आज का पार्ट भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।